क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैसे आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 11 की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में 14 नंबर चैप्टर है। महासागरों के जल का जो संचलन होता है, जो गतियां होती हैं, उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। ज्वार भाटा किसे कहते हैं ये हमें जानना है। महासागरों तरंगे क्या होती हैं ये जानना है हमें। और इसके साथ साथ हमें उसमें ये जानना है महासागरीय जलधाराएं कैसे बहती हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए एनसीईआरटी के माध्यम से हमने पूरा बताने का प्रयास किया है, जिसमें मैंने बहुत सारे जो है चित्रों का प्रयोग किया। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे वीडियो की ओर और एक एक बारे में बता रहा हूँ, उसको देखिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं लेसन। ये ज्योग्राफी क्लास 11 एनसीईआरटी का जो है चैप्टर नंबर 14 है, महासागरीय जल संचलन। अर्थात महासागर का जो जल होता है उनमें गति होती है। और गति कितने प्रकार की होती है, जैसे आपका है समुद्री लहरें हो गया, ज्वार भाटा हो गया, या फिर आपका समुद्री जलधाराओं हो गया। तो उन सबको के रूप में जो संचलन होता है, मतलब जो गति होती है, उसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ लिखा हुआ है, आगे लिखा है कि महासागरीय जल जो है स्थिर ना होकर के गतिमान होता है। तो अगर पूछा जाए कि महासागर का जल गतिमान क्यों होता है, क्योंकि महासागर के ऊपर हवाएं चलती हैं और जो है चंद्रमा और जो है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल आदि के कारण जो है एक गतिमान हमेशा बना रहता है। तो समुद्र का जो महासागर होता है उसका जल कभी स्थिर नहीं होता है। इसकी भौतिक विशेषताओं जैसे तापमान, खारापन, घनत्व और बाह्य कारक, कुछ बाह्य बल होते हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा और वायु, अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गतिमान मतलब गति प्रदान करती है। अब आपसे यही क्वेश्चन 3-4 लाइन से आपसे कम 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि अगर ये पूछा जाएगा कि महासागरीय जल स्थिर ना होकर गतिमान है, इसके पीछे क्या क्या कारण है। तो इसके पीछे कई कारण है। पहला है आपका भौतिक विशेषताएं, जैसे तापमान है, खारापन है, घनत्व है, और कुछ बाह्य बल है जैसे सूर्य, चंद्रमा और वायु। इनका जो गुरुत्वाकर्षण लगता है और जो वायु चलती है, इन्हीं वजहों से जो है महासागरीय जल जो होता है वो गतिशील होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। आगे लिखा है कि जो महासागरीय जल में क्षैतिज और लंबवत दोनों प्रकार की गतियां पाई जाती है। क्षैतिज मतलब हो गया इस तरह से और लंबवत मतलब हो गया ऊपर और नीचे। तो ऊपर नीचे जो गतिमान होता है वो ज्वार भाटा हो गया, और जो इस तरह चलते हैं वो आपका समुद्री लहरें हो गई, और क्या हो गया तो हो गया आपका क्या कहते हैं महासागरीय जलधाराएं हो गई। तो आगे देखो एग्जाम्पल में भी यहाँ पर बताया गया है। तो लिखा है कि महासागरीय धाराएं और लहरें क्षैतिज गति से संबंधित है। जैसे मैंने आपसे बताया, तो महासागरीय जो धाराएं होती हैं और जो लहरें होती हैं वो क्षैतिज गति का उदाहरण होती हैं, जबकि ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है, अर्थात लंबवत गति से संबंधित कौन है तो ज्वार भाटा है। हर एक लाइन में आपको यहाँ क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आगे लिखा है महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है, जबकि लहरें जल की क्षैतिज गति होती हैं। धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता। दो बात याद रखना, जो जल धाराएं चलती हैं वो समुद्री जल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, लेकिन जो तरंगे होती हैं वो केवल ऊपर नीचे होती हैं। वहां पे जल गति नहीं करता है, बस केवल जल ऊपर और नीचे केवल होता है। तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। लिखा है लेकिन जो तरंग के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। ऊर्ध्वाधर गति महासागरों और समुद्रों में जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने से संबंधित होता है। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण जो है महासागरीय जल का एक दिन में 2 बार ऊपर उठना और नीचे गिरते हैं, ठीक है। इन्हें जो है अंधस्थल से ठंडे जल का उत्प्रवाह, मतलब अंधस्थल मतलब हो गया कि जो तल होता है, मतलब नितल होता है महासागर का, ठीक है। ठंडे जल का उत्प्रवाह और जो है प्रवाह महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति के प्रकार होते हैं। तो महासागरों में याद रखना, तो जिसे मान लीजिए महासागर है तो ये तल हो गया और ये नितल हो गया, तो यहाँ से भी जल ऊपर की ओर आता जाता रहता है। तो ये भी एक तरह की गति का कारण बनता है। यहाँ का ठंडा जल ऊपर आ जाएगा और गर्म जल नीचे जाएगा। तो इस तरह के भी जो है गतियां महासागरों में होती हैं, उसी के बारे में हमें यहाँ पर एक एक करके पढ़ना है। तो आगे लिखा हुआ यहाँ पे तरंगे किसे कहते हैं। तो महासागरीय तरंगे क्या होती हैं, आप इस मैप पे देख सकते हैं कि महासागरीय जो तरंगे हैं वो जो है लहरें होती हैं जो
तटों की ओर आती हैं। ठीक है, यहाँ लिखा क्या है, तरंगे वास्तव में ऊर्जा है, जल नहीं है। मतलब ये ऊर्जा है एक तरह की, जल नहीं, क्योंकि ये पानी नहीं आता है, केवल ये पानी का जो लहर है, जो आपका तल है, वही ऊपर और नीचे होता है। तो लिखा है जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करते हैं। तरंगों में जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है। तो जो वायु होती है वही जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे जल क्या होता है, लगातार गतिमान अवस्था में बना रहता है। आगे लिखा है जिसे जो है तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो याद रखना, वायु जो है जब जल को ऊर्जा प्रदान करता है, लगातार उस पर चोट मारता है, जैसे मान लीजिए समुद्र का तल है, तो यहाँ से हवाएं जब आती हैं, उतरती हैं सागर पे, तो चोट मारती हैं, तो इसी से जो है तरंगे उत्पन्न होती चली जाती हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में ये बताया गया है। तो लिखा हुआ है जिससे तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो वायु के कारण तरंगे महासागरों में गति करती हैं और तथा ऊर्जा तटरेखा पर विमुक्त कर देती हैं। जब ये तरंगे तटरेखा पे पहुंचती हैं तो ऊर्जा को क्या करती हैं, मुक्त कर देती है, और फिर दोबारा तरंगे आती हैं। सतह जल की गति मतलब महासागरों की गहरे तल के स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित करती है। याद रखना, जो समुद्री तरंगे होती हैं, याद रखना, जैसे ये मान लीजिए सागर है, तो सागर के ऊपरी भाग में ही तरंगे आती हैं, लेकिन निचला जो भाग है यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो है एक भी प्रभावित जल नहीं होता है, कभी कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। जो प्रभाव पड़ता है सब सागर के ऊपरी भाग में पड़ता है। ठीक है, आगे लिखा है जैसे जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है तो इसकी गति कम हो जाती है। ऐसा जो है गत्यात्मक जल के माध्य, ठीक है, के मध्य आपस में घर्षण के होने के कारण होता है। ठीक है, तथा जब जल की गहराई तरंग के तरंगदैर्घ्य के आधे से कम होती है तब तरंगे टूट जाती हैं और बड़ी तरंगे खुले महासागरों में पाई जाती हैं। तरंगे जैसे ही सागर आगे की ओर बढ़ती हैं बड़ी होती जाती हैं तथा वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। अधिकतर तरंगे वायु के जल की विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती हैं। जब 2 नॉट या उससे कम वाली समीर मतलब हवा शांत जल पर बहती है तब छोटी छोटी उर्मिकाएं मतलब छोटे छोटे तरंगे उत्पन्न होती हैं और वायु की गति बढ़ने के साथ इनका आकार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे वायु बढ़ेगी वैसे वैसे समुद्री लहरों का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तब जब तक इनके टूटने से ये सफेद बुलबुले नहीं बन जाते हैं, तट के पास पहुंचने, टूटने और सफेद बुलबुले में जो है सर्प की भांति जो है घुलने से पहले तरंगे हजारों किलोमीटर की यात्रा करती हैं। तो जब ये सागर, याद रखना, जैसे आप मैप पे देख सकते हैं कि जो जल है जब ये सागर के पास पहुंचता है तो छोटे छोटे बुलबुले बनाता है। आप देख सकते हैं बुलबुले दिख रहे हैं, तो तब जाकर के ये इसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है और यहीं पे जो तरंगे जो है समाप्त हो जाती हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर से आती हैं। आगे लिखा है एक तरंग का आकार और जो उसकी आकृति होती है उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। ठीक है, युवा तरंगे जो होती है अपेक्षाकृत ढाल वाली होती हैं तथा संभवतः स्थानीय वायु के कारण बनी होती हैं। तो जो स्थानीय वायु चलती है उसी कारण क्या होती है, उत्पन्न होती हैं। कम और नियमित गति वाली तरंगों की उत्पत्ति दूरस्थ स्थानों पर होती है, संभवतः दूसरे गोलार्धों में। तरंग के उच्चतम बिंदु का पता वायु की तीव्रता के द्वारा लगाया जाता है, यानी यह कितने समय तक प्रभावी है तथा उस क्षेत्र के ऊपर कितने समय से एक ही दिशा में जो है वो प्रवाहमान है, इसी के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पहले हम एक मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। जो यहाँ मैप बनाया गया है ये तरंगों के बारे में दिखाया गया। तो देखो यहाँ पे तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं। तो जब तरंगे ऊपर उठती है तो दोबारा नीचे आती है, तो ये क्या हो गया, शीर्ष जो है जिसे पतन की ओर जा रहा है, फिर ऊपर उठती है, फिर नीचे की ओर आती है, ऐसे इस तरह से। तो ये एक तरह से कह सकते हैं, और जो ये बीच में गैप हो गया इसी को हम द्रोणी नाम दिया गया है। तो द्रोणी उभार होता है। ठीक है, तो तरंगे ऐसे ही महासागरों के ऊपर चलती हैं, ये उसी के बारे में बताया गया है। यहाँ लिखा है, याद रखना, इन तरंगों को लहरें भी कहते हैं, जैसा कि आप लोग बहुत सारे फिल्मों में बहुत सारे देखा होगा। लिखा है कि तरंगे गति करती हैं क्योंकि वायु जल को प्रवाहित करती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखरों को नीचे की ओर खींचता है। गिरता हुआ जल पहले वाले गर्त को ऊपर की ओर ढकेलता है और तरंग नए स्थिति में गति करती है। तरंगों के नीचे जल की गति जो होती है वो वृत्ताकार होती है। यह इंगित करता है कि आती हुई तरंग पर वस्तुओं का वहन आगे और ऊपर की ओर बढ़ता होता है और लौटती हुई तरंग या नीचे की ओर पीछे की ओर
हो जाती है। तो मतलब कहने मतलब है जो तरंगे होती हैं ये ऊपर नीचे जो होती हैं और उससे जो ऊर्जा बनती है उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तरंगों की विशेषता क्या होती है? तो तरंगे जो है, याद रखना, तरंग शिखर और गर्त होता है, उनमें शिखर भी होता है गर्त भी होता है, शिखर भी होता है गर्त होता है। तो इस तरह से तरंगे चलती है, तो इनका शिखर गर्त दोनों होता है। दूसरा लिखा है कि आप यहाँ पे, तो लिखा है कि एक तरंग के उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर और गर्त कहा जाता है। ये देखो आप इसी को हम, ये गर्त हो गया, ये शिखर हो गया, ये आपका तरंग की विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता क्या है? तो तरंग की ऊंचाई, या एक तरंग के गर्त के जो है अंध स्थल से शिखर के ऊपरी भाग के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है, ऐसे ये ऊंचाई ये हो गया। तरंग आयाम क्या होता है? या तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। जब तरंग की ऊंचाई जो बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तरंग आयाम करते हैं। तरंग काल क्या होता है? तो तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों और गर्तों के बीच का समय अंतराल होता है। ये ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, इसी को हम तरंग काल कहते हैं। तरंग दैर्घ्य क्या, कैसे की मतलब ये क्या है? या दो लगातार शिखरों और गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी होती है, जैसे ये हो गया आपका। तो याद रखना ये तरंग दैर्घ्य हो गया, ठीक है। दो शिखरों की जो बीच के जो ये आपका, या दो गर्तों के बीच का जो आपका ये वो क्षेत्रफल होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। तो किसी का तरंग दैर्घ्य छोटा होता है और किसी का तरंग दैर्घ्य बड़ा होता है। इस तरह से आपसे ये याद रखना है। तरंग गति क्या होती है? तो जल के माध्यम से तरंग की गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं, या इसे नॉट में मापा जाता है, ठीक है। और तरंग आवृत्ति क्या है? या एक सेकंड के समय अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या होती है। मतलब एक ऐसे बिंदु से लगातार जब तरंगें गुजरती हैं तो उसी को हम तरंग आवृत्ति कहते हैं, और इससे जो है विद्युत का उत्पादन होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक बात याद रखिएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो ये लहरें आ रही हैं, इन्हीं लहरों से विद्युत का उत्पादन भी होता है। तो आपका जो है ये बंगाल की खाड़ी में हो गया, चाहे आपका कच्छ के रण में हो गया, सॉरी कच्छ की खाड़ी में हो गया, और चाहे खंभात की खाड़ी में हो गया, मन्नार खाड़ी में हो गया, तो यहाँ विद्युत का उत्पादन भी होता है। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। याद रखना, जो ज्वार भाटा होता है, जिसे मान लिया सागर का तल है, ठीक है। तो सागर का तल अपने स्थान पर उठना जो है क्या कहलाएगा? ज्वार कहलाता है। और अपने स्थान पर नीचे की ओर आना भाटा कहलाता है, ठीक है। आप इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो में दिखाया गया है कि ज्वार भाटा क्या होता है। तो आप देख सकते हैं जहां बहुत सारी नाव खड़ी है वहां देखिए पानी, ज्वार में क्या होता है? पानी ऊपर चला गया और भाटा में पानी नीचे आ जा रहा है। इसी को क्या कहते हैं? ज्वार और भाटा। तो ऊपर वाले उठे को ज्वार और नीचे जो आ रहा है भाटा कहते हैं। अब आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि ज्वार भाटा कैसे हमारी पृथ्वी पर आता है। तो लिखा है, यहाँ लिखा है कि चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल का जो है नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। जलवायु संबंधी प्रभावों, वायु और वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल की गति को जो है मौसमी कहा जाता है, और मौसमी ज्वार भाटाओं की तरह नियमित नहीं होते हैं। ज्वार भाटाओं का स्थानिक और कालिक रूप से अध्ययन बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसके आवृत्ति, परिणाम और ऊंचाई में बहुत अधिक भिन्नता होती है। तो याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्वार भाटा के बारे में। तो ज्वार भाटा के लिए याद रखिएगा दो चीजें होती हैं, उसमें चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता है और सूर्य का भी लगता है। तो सूर्य के या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो जल उठ जाता है उसी को हम ज्वार भाटा कहते हैं। जैसा आपने वीडियो में देखा था, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी पर सागर है, ये मानो सागर का तल है, और जब चंद्रमा यहाँ है तो चंद्रमा का जब गुरुत्वाकर्षण लगता है तो यही जल ऊपर की ओर उठ जाता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं ज्वार। और जब ये गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो पानी नीचे की ओर हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। तो लिखा है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। तो चंद्रमा भी जिम्मेदार है और सूर्य भी जिम्मेदार है। दूसरा कारक अपकेंद्रीय बल होता है। तो याद रखना, दूसरा कारण क्या होता है? तो अपकेंद्रीय बल होता है। तो याद रखना, ज्वार भाटा उत्पत्ति के पीछे दो कारण होता है, एक गुरुत्वाकर्षण होता है और एक अपकेंद्रीय बल होता है। ये क्या होता है पहले हम यहाँ मैप के थ्रू समझा देते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ देखिए, जैसे आपका ये है गुरुत्वाकर्षण बल और यहाँ लिखा है अपकेंद्रीय बल, दोनों स्थिति बिल्कुल सेम बताई गई है। यहाँ पे होता क्या है, जब से मान लीजिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है आपका चंद्रमा और ये है आपका सूर्य। तो जब चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर लगता है तो पृथ्वी के जो
सामने वाला जो जल है वो ऊपर की ओर उठ जाता है। और याद रखना दूसरे स्थिति में क्या होता है, तो यहाँ ज्वार आ गया जब पानी उठ गया, ठीक है, और यही स्थिति सेम यहाँ भी है। तो इसके अपोजिट जो पानी उठ जाता है वो अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, ठीक है। तो दो परिणाम होता है ज्वार भाटा आने का, एक होता है गुरुत्वाकर्षण, तो जो चंद्रमा और सूर्य के सामने होता है वहां पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा पानी उठ जाता है, और जो अपोजिट वाला हिस्सा होता है वो अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, ठीक है। कैसे होता है, अब इस मैप को ध्यान से देखिएगा। ये आपका चंद्रमा है और ये सूरज है। जब चंद्रमा और सूरज का गुरुत्वाकर्षण लगता है तो पृथ्वी के सामने वाला जो जल होता है वो तो उड़ जाता है, तो पृथ्वी भी हल्की से खिंच जाती है, तो पीछे पानी छूट जाता है। तो यहाँ भी ज्वार आ गया और यहाँ भी ज्वार आ गया, और जो ये वाला दोनों क्षेत्र है, दोनों पोल हैं, यहाँ का पानी इधर चला जाता है, इधर का पानी इधर, और यहाँ का पानी इधर और यहाँ का पानी इधर, तो यहाँ भाटा आ जाता है। तो एक ही समय में हमारी पृथ्वी पर दो जगह पे ज्वार आते हैं और दो जगह पर भाटा आते हैं, ठीक है। तो जो याद रखना चंद्रमा के ठीक सामने है, जो चंद्रमा और सूर्य के ठीक सामने है वहां तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार आता है, और जो याद रखना जो अपोजिट वाला होता है वो अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार आता है, ये बात याद रखना, ठीक है। और इसके दोनों साइड पर यहाँ पर भाटा आ जाएगा, तो यहाँ पानी नीचे हो गया तो भाटा, और यहाँ जो पानी ऊपर हो गया तो ज्वार हो गया। तो ज्वार भाटा एक ही समय में जो है पूरे पृथ्वी पर दो बार ज्वार आता है और दो बार भाटा आता है। लेकिन एक अपवाद भी है जहां पर जो है 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है, तो वो क्षेत्र कौन सा है, तो आप उस मैप पे यहाँ देख सकते हैं। वो क्षेत्र है आपका ब्रिटेन में साउथहैम्पटन नामक शहर है, इस मैप पे आप देख सकते हैं। उसी शहर में जो है 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है दूसरा कारक अपकेंद्रीय बल होता है, अब आपको समझ में आ गया होगा, जो कि गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर के पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार भाटा उत्पन्न कर देता है, जैसा कि अभी मैंने आपको मैप पे बताया। तो एक तरफ गुरुत्वाकर्षण से, एक तरफ अपकेंद्रीय बल से ज्वार भाटा आता है। आगे लिखा है यहाँ पे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे लिखा है यहाँ कि ज्वार जो होता है, ज्वार उत्पन्न करने वाले बल क्या होते हैं, वो इन दो बलों के बीच के अंतर होते हैं, यानी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल, तो दोनों का परिणाम होता है। तो पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट, पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, वाले भाग में अपकेंद्रीकरण बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। तो जो सामने वाला होगा वहां गुरुत्वाकर्षण लगेगा, और इसीलिए यह बल चंद्रमा की और ज्वारीय उभार का कारण होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के दूसरी तरफ कम होता है क्योंकि यह भाग चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर होता है तथा वहां अपकेंद्रीय बल प्रभावी होता है। अतः यह चंद्रमा से दूर दूसरा जो है उभार उत्पन्न पैदा करता है। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल जो है ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे ज्वारीय उभार पैदा हो जाता है। तो मैंने आपको जो पूरा बताया वीडियो में, वहां पे मतलब जो ये मैप पे मैंने आपको बताया, इस वाले मैप पे यहाँ पर इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। इसी चीज को मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार, कि जो चंद्रमा और सूर्य के सामने है वहां गुरुत्वाकर्षण से ज्वार उत्पन्न होगा, और जो अपोजिट वाला है वहां पर अपकेंद्रीय बल से ज्वार उत्पन्न होगा, ये बात याद रखना। और दोनों जो है पोल पर जो है भाटा उत्पन्न हो जाएगा, तो इसी को हम ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है। आगे यहाँ लिखा है जो है कुछ फैक्ट के बारे में लिखा है। कनाडा में फंडी की खाड़ी के ज्वार भाटा, क्या देखना, विश्व का सबसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचाई के ज्वार भाटा मतलब कि ज्वार कहाँ पे आता है, तो ये कनाडा के पास फंडी की खाड़ी में आता है। आप इस मैप पे देख सकते हैं, फंडी की खाड़ी यहीं पर है। तो लिखा है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के जो है नोवास्कोसिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार का की जो ऊंचाई होती है वो 15 से 16 मीटर के बीच होता है, ठीक है, होती है, क्योंकि वहां पर दो उच्च ज्वार और दो निम्न प्रतिदिन आते हैं, लगभग 24 घंटे के समय में। अतः एक ज्वार 6 घंटे के भीतर जरूर आता है। अनुमानतः ज्वारीय उभार 1 घंटे में लगभग 2.4 मीटर मतलब ऊपर उठता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए सबसे अधिक ज्वार कहाँ ऊंचा आता है, तो आपको फंडी की खाड़ी बताना है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्वार प्रति जो है मिनट 4 सेंटीमीटर ज्यादा ऊपर की ओर उठता है। अगर आप समुद्री बीच पर टहलते हुए समुद्री जो है
भुंगू के किनारे पहुंचे, जो प्रायः वहां होते हैं, आप ज्वार देखना ना भूलें। मतलब आप वहां ज्वार जाके देख सकते हैं। अगर आप 1 घंटे तक वहां हैं, तब आप पाएंगे कि जहां से आपने शुरू किया था वहां पहुंचने से पहले ही पानी आपके सिर के ऊपर होगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि जब आप तट के पास पहुंचते हैं तो याद रखना वहां पे कभी कभी आपको ज्वार भाटा पता चल जाता है। आगे लिखा है, जहां महाद्वीपीय मग्न तट अपेक्षाकृत विस्तृत है, वहां ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। जब ये ज्वारीय उभार मध्य महासागरीय द्वीपों से टकराते हैं तो इनकी ऊंचाई में अंतर आ जाता है। तटों के पास ज्वार नदमुख और खाड़ियों की आकृतियां भी ज्वार भाटाओं के तीव्रता को प्रभावित करती हैं। जैसे हमारे यहाँ खंभाती खाड़ी, तो खंभात खाड़ी और कच्छ खाड़ी में ज्वार ऊंचे आते हैं। क्यों? क्योंकि वो सकरे हैं। सक्वाकार खाड़ी ज्वार के परिणाम को आश्चर्यजनक तरीके से बदल देता है। मतलब एक तरह से क्या देता है, एक तरह से उनको रूप अलग दे देता है। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों या ज्वारनद मुख्य से गुजरते तो उन्हें ज्वारीय धारा कहते हैं। तो ये बहुत तेजी से अंदर बाहर आते जाते हैं। और आपका जो कांडला बंदरगाह है वो ज्वारीय बंदर का ही उदाहरण है, बंदरगाह का, जिसे ज्वार भाटा से ही वो चलता है। ठीक है। आगे लिखा है, ज्वार भाटा के प्रकार। ज्वार भाटा के प्रकार क्या होते हैं? तो ज्वार की आवृत्ति, दिशा और गति में स्थानीय और सामयिक भिन्नता पाई जाती है। ज्वार भाटाओं को उनकी बारंबारता, एक दिन में या जो है 24 घंटे में या उसकी ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब यह है कि जो ज्वार भाटा होता है उसकी ऊंचाई के आधार पर अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। उसी के बारे में यहाँ पर एक एक करके बता रहा है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा मतलब कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? तो आवृत्ति के आधार पर अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी के आधार पर, तो एक होता है जो है अर्ध दैनिक ज्वार। ये क्या होता है? तो यह सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार आते हैं। 2 लगातार उच्च और निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई के ही होते हैं। तो जो एक मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो सामान्य रूप से ज्वार भाटा मतलब आते हैं तो बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल समान तरीके से होते हैं। दूसरा है आपका दैनिक ज्वार। क्या होता है? इसमें प्रतिदिन केवल 1 उच्च और 1 निम्न ज्वार आता है। उच्च और निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। एक होता है मिश्रित ज्वार। क्या होता है? ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उसे हम मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। ये ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर और प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीपों पर ये उत्पन्न होते हैं। तो ये मिश्रित होते हैं जिनमें जो है ऊंचाई में काफी भिन्नता पाई जाती है। आगे लिखा है, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा जो है अगर हम बात करें तो दूसरा कारण क्या है प्रकारों में? तो सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर बात करें तो पहला है आपका, याद रखना, पहला है आपका कैसे? तो पहला है बृहद ज्वार। ये क्या होता है पहले समझ लीजिएगा। लिखा है, उच्च ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। बृहद ज्वार और निम्न ज्वार इसी जो है वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये कैसे होता है? तो याद रखना, बृहद ज्वार कब आते हैं आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि बृहद ज्वार तब आएंगे जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में हो 180 डिग्री पे। जैसे मान लीजिए आपका, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये चंद्रमा है और ये आपका सूरज है, ये तीनों एक सीध में होंगे तभी जो है क्या आएगा? बृहद ज्वार आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि चंद्रमा और सूरज दोनों गुरुत्वाकर्षण किस पे लगेगा? तो पृथ्वी पे लगेगा। तो उसे हम कहते हैं बृहद ज्वार। ये क्या होता है कैसे? तो आप समझ लीजिएगा। लिखा है, पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब जो है ज्वारीय उभार अधिकतम होता है। आप इस मैप पे देख सकते हैं। लिखा है, इनको बृहद ज्वार भाटा कहा जाता है तथा ऐसा महीने में 2 बार होता है, एक पूर्णिमा के समय और एक अमावस्या के समय। तो पूर्णिमा और अमावस्या के समय क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इसीलिए याद रखना उस समय जो है क्या आते हैं? तो उस समय बृहद ज्वार आते हैं। तो महीने में केवल 2 बार बृहद ज्वार आते हैं, एक पूर्णिमा के दिन और एक अमावस्या के दिन, क्योंकि उस दिन तीनों जो है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं अर्थात 180 डिग्री पे होते हैं। तो अगर पूछा जाए, अगर ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा सकता है कि 180 डिग्री पर, ठीक है, 180 डिग्री पर जो है कैसा ज्वार आएगा? तो बृहद ज्वार आएगा, क्योंकि तीनों की स्थिति क्या होती है? बिल्कुल सेम होती है, सीधी होती है।
इसके बाद है आपका निम्न ज्वार कब आता है, तो लिखा है सामान्यतया बृहद ज्वार और निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। इस समय चंद्रमा जो है और सूर्य के एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। आप इस मैप पे यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पर चंद्रमा है और यहाँ पर सूरज है, तो तीनों के बीच में समकोण बन रहा हो, और जब समकोण बनेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, निम्न ज्वार आएगा, और जब तीनों सीध में होंगे तो बृहद ज्वार आएगा। इसी चीज को बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया गया, तो आप मैप दे सकते हैं। तो लिखा है तथा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। चंद्रमा का आकर्षण बल सूर्य के दुगने से अधिक होते हुए भी यह बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के जो है सक्षम धूमिल हो जाता है। चंद्रमा का आकर्षण अधिक इसलिए है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिक निकट होता है। आगे लिखा है महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है उसे हम उपभू कहते हैं। याद रखना, ये मैप आप देख सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि याद रखना, जैसे जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है तो अपसौर उपसौर घटना होती है, उसी प्रकार से याद रखना ये मैप आप साफ साफ देख सकते हैं कि जब मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ मैप पे दिखाया गया है, ये पृथ्वी है और ये आपका जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है कौन, चंद्रमा। तो चंद्रमा जब सबसे नजदीक होगा पृथ्वी के तो उसे उपभू कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी कभी ज्वार भाटा ज्यादा हो जाता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होता है तो उसे अपभू कहते हैं, तब ज्वार भाटा थोड़ा सा कम अधिक मतलब अधिकतम दूरी पर होगा तो कम होगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, आप मैप देखते रहिएगा, तो लिखा है कि महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है उसे उपभू कहते हैं। असामान्य रूप से उच्च और निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। इस दौरान ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है। 2 सप्ताह के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी अपभू पर होता है तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है तथा ज्वार भाटा के क्रम उसकी औसत ऊंचाई से कम होता है। तो जब नजदीक होगा तो ज्वार भाटा ज्यादा आएगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ज्यादा लगेगा, और जब दूर होगा तो गुरुत्वाकर्षण कम लगेगा। ठीक है, आगे लिखा है जब पृथ्वी चंद्रमा के, अब दूसरा अपसौर उपसौर के बारे में यहाँ दे दिया गया, आप ये भी मैप दे सकते हैं अपसौर उपसौर किसे कहते हैं। तो लिखा है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है कब, तो उपसौर, तो प्रत्येक साल 3 जनवरी के आसपास उच्च और निम्न ज्वारों के क्रम की असामान्य रूप से अधिक न्यून होते हैं। जब पृथ्वी चंद्रमा सूर्य से अधिक सबसे दूर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। प्रत्येक 4 जुलाई को ऐसी घटना होती है कि आसपास ज्वार के क्रम औसत की अपेक्षा बहुत कम होता है, तो यही अंतर हो गया वहां पे। तो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच के समय जब जलस्तर गिरता है तो उसे भाटा कहा जाता है। मतलब जब ज्वार ऊपर जा रहा है तो उसे मतलब पानी ऊपर जा रहा है तो ज्वार, और नीचे की ओर बैठ रहा तो भाटा कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखा है उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का समय जब ज्वार ऊपर चढ़ता है तो उसे हम बहाव या बाढ़ कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो कभी कभी तटीय क्षेत्रों में इसे बाढ़ भी आ जाती है। आगे लिखा है ज्वार भाटा का महत्व क्या होता है। ठीक है, तो लिखा है चूंकि पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य की स्थिति ज्वार की स्थिति मतलब उत्पत्ति का कारण है, और इनकी स्थिति के सही ज्ञान से ज्वारों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यह नौ संचालकों और मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। मतलब याद रखना, जो नौ संचालक होते हैं और जो मछुआरे होते हैं, इसे हमको मछली पकड़ने में आसानी होती है। नौ संचालन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है खासकर नदियों के किनारे वाले पोताश्रय पर और ज्वार नद मुख के भीतर, यहाँ पर ऐसा होता है। ठीक है, जहां पर क्या कहते हैं, ज्वार का पानी कभी अंदर होता है कभी बाहर हो जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जहां पर प्रवेश द्वार पर छिछले रोधिका होते हैं, रोधिका मतलब रुकावट होती है, मतलब अवरोध होते हैं, जो कि नौकाओं और जहाजों को पोताश्रय में प्रवेश करने से रोक देते हैं। ज्वार भाटा तलछटों के डिसिलेशन में भी मदद करती है, और ज्वार नद मुख से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में भी मदद करते हैं। आगे लिखा है ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति कनाडा, फ्रांस, रूस और चीन में होता है, उत्पन्न करने में भी किया जाता है। तो याद रखना, ज्वार भाटा से विद्युत का उत्पादन भी होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के दुर्गवानी में लगाया जा रहा है। ये ज्वारीय ऊर्जा का एक केंद्र पश्चिम बंगाल में लगाया जा रहा है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सुंदरबन डेल्टा के पास में। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये ज्वार भाटाओं का एक तरह से कह सकते हैं कि ये क्या कहते हैं,
इस्तेमाल करते हैं, किस में रूप में, व्यापार में और या अन्य चीजों में। आप इस चीज को यहाँ पे समझ लीजिएगा कांडला बंदरगाह के बारे में। कांडला बंदरगाह को आप लोकेशन पहले इस मैप पे देखिए, ये कच्छ की खाड़ी में है। इस मैप पे आप ऐसे यहाँ पे मैं बना के भी समझा देता हूँ, ठीक है, आप मैप वहाँ देखते रहिएगा। ये आपका कच्छ की खाड़ी है, ये वाला हिस्सा कच्छ की खाड़ी है, और यहाँ पे आप कांडला बंदरगाह देख रहे होंगे दूसरे मैप पे। तो जब ज्वार आता है तो ये चूंकि गहरा कम है, जो कच्छ की खाड़ी है कम गहरी है, तो जब ज्वार आता है तो ज्वार का पानी जब इसमें प्रवेश कर जाता है तो सारे पानी के जहाज इसी के माध्यम से अंदर चले जाते हैं, और जब भाटा आता तो सारा पानी बाहर आ जाता है, तो जहाज इसी के माध्यम से 6 घंटे बाद बाहर आ जाते हैं। तो 6 घंटे में लोडिंग अपलोडिंग होती रहती है। तो जब ज्वार आएगा तो जहाज अंदर जाएगा, ज्वार बाहर आएगा, भाटा बाहर आएगा, तो पानी बाहर की ओर आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो जहाज सारे बाहर हो जाते हैं। इसलिए कांडला बंदरगाह को हम ज्वारीय बंदरगाह के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज को यहाँ बताया गया है। आगे लिखा है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, तो महासागरीय धाराएं याद रखिएगा, ये जो है महासागरों के जल को गतिमान अवस्था में आती है। जैसे एक नदी बहती है, उसी नदी की तरह ही ये जल धाराएं भी बहती हैं। तो लिखा भी है यहाँ पे कि महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान होती हैं। ये निश्चित मार्ग और दिशा में जल के नियमित प्रवाह को जो है प्रवाह को दर्शाते हैं। महासागरीय धाराएं 2 प्रकार के बलों का द्वारा प्रभावित होती हैं। पहला है प्राथमिक बल, जो जल की गति को प्रारंभ करता है, तथा द्वितीय बल जो धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं वो है आपका सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, वायु, गुरुत्वाकर्षण, कोरियोलिस बल। ये सब जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, जल धाराओं की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। कैसे, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपका पहले बात करें सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना। मान लीजिए 2 ये प्लेस है, तो जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है तो यहाँ वो जल वाष्पीकरण होगा, तो वाष्पीकरण होकर के ऊपर उठेगा, तो यहाँ पानी कमी हो जाएगी। दूसरे स्थान से जब पानी आने लगेगा तो जल धाराओं की उससे उत्पत्ति हो जाती है। दूसरा वायु होती है। तो वायु कैसे जिम्मेदार है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो जब पृथ्वी ये सागर का तल है, ये तो सागर का तल है, ये जब हवाएं सागर के तल पे उतरती है तो चोट मारती हैं, इससे जल क्या हो जाता है, गतिमान हो जाता है, तो इससे भी जल धाराओं की उत्पत्ति होती है। इसी तरह से जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण भी और कोरियोलिस बल के कारण भी जल धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। आगे लिखा है सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल फैलता है। वही मैंने बताया, यही कारण है कि विषुवत वृत्त के आसपास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। इसके कारण बहुत कम प्रवणता उत्पन्न होती है तथा जल का बहाव ढाल से नीचे की तरफ होता है। महासागर के सतह पर बहने वाली वायु जल को गतिमान करती है, जैसे मैंने आपको भी बताया। इस क्रम में वायु और पानी की सतह के बीच उत्पन्न होने वाला घर्षण बल जल की गति को प्रभावित करता रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल की नीचे बैठता है और यह एकत्रित जल दाब प्रवणता में भिन्नता ला देता है। और कोरियोलिस बल क्या करता है कि कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा के दाहिनी तरफ और दक्षिण गोलार्ध में बाईं तरफ घूम जाती है। तो क्या होता है, अभी मैं आपको मैप में यहाँ बताता हूँ। कोरियोलिस बल जो होता है उसके कारण क्या हो जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो जल धाराएं होती हैं वो अपनी दाहिनी ओर और दक्षिण गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। यह किसके कारण, तो कोरियोलिस बल के कारण होता है। जैसे मैंने अगले क्लास में आपको पिछले क्लास में बताया था कि कोरियोलिस बल क्या होता है। आगे लिखा है इसके कारण सभी महासागरीय बेसिनों में बृहद वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो जल धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं इस चीज को यहाँ पे बता दिया गया है। आगे लिखा है पानी के घनत्व में अंतर महासागरीय जलधाराओं के ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करता है। अधिक खारा जल निम्न खारे जल की अपेक्षा ज्यादा सघन होता है, तो उससे भी जल धाराएं चलेंगी। तथा इसी प्रकार ठंडा जल गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघन होता है और सघन जल नीचे बैठता है, जबकि हल्के जल की प्रवृत्ति ऊपर उठने की होती है। याद रखना, जैसे मतलब ठंडा जल है कहीं गर्म जल है, तो ठंडा जल नीचे की ओर बैठेगा ऊपर, और जो गर्म जल है ऊपर की ओर उठेगा, तो उससे भी जल धाराएं चलना शुरू हो जाएंगी। आगे लिखा है ठंडे जल जो है वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती हैं जब ध्रुवों के पास वाले जल नीचे बैठते हैं और धीरे धीरे ये विषुवत वृत्त की ओर गति करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है गर्म जल धाराएं जो होती हैं विषुवत वृत्त से सतह के साथ जो है क्या करती हैं, तो ये ऊपर की ओर जाती हैं, ध्रुवों की ओर जाती हैं। तो लिखा है यहाँ पर होते हुए ध्रुवों की ओर जाती है और ठंडे जल का स्थान ले लेती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कैसे है, मैं आपको पहले इसको हम इस मैप के माध्यम से समझा देते हैं। पहले यहाँ लिखा है कि महासागरीय धाराओं की विशेषता क्या होती है, तो धाराओं की पहचान उनके प्रवाह से होती है। सामान्यतः धाराएं सतह के निकट सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं, वह यहाँ इनकी गति 5 नॉट से अधिक होती है। गहराई में धाराओं की गति धीमी हो जाती है, जो 0.5 नॉट से भी
कम होती है। ये हम किसी धारा की गति को उनके प्रवाह ड्रिफ्ट के रूप में जानते हैं। वाह को नॉट में मापा जाता है और धारा की शक्ति का संबंध उनकी गति से होता है। तो धाराएं जो चलती है तो उससे गति उत्पन्न होती है, ठीक है, और जहाजें इससे चलती भी हैं। अब यहाँ जल धाराओं के बारे में बताया गया है, तो कौन कौन जल धाराएं याद रखना पहले हम बता देते हैं। जो आपको वहां बताया गया ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा से ही जल धाराएं उत्पन्न होती हैं जब पृथ्वी घूर्णन करती है। तो याद रखना जो गर्म धाराएं दो प्रकार की होती है, देखो यहाँ पे लिखा है, एक शीत धाराएं, एक गर्म धाराएं। इनकी पहचान कैसे करेंगे, तो याद रखना जो जो जलधारा ध्रुवों, ये याद रखना ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं वो सब गर्म होंगी, ठीक है, और जो धाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएंगी वो सब क्या होंगी, वो सब ठंडी होंगी। क्यों ऐसा, जो धाराएं मैंने अभी बताया, जो धाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं वो गर्म क्यों होती हैं, क्योंकि यहाँ तापमान ज्यादा होता है, तो यहाँ गर्म होती है, तो गर्म होकर ऊपर की ओर जाती हैं, ठीक है, या फिर नीचे की ओर आती हैं, पोल की ओर, दोनों पोल की ओर। दूसरा, यहाँ पे पोल के पास क्या है, तो यहाँ बर्फ होती है, तो जब यहाँ धाराएं चलती हैं तो क्या होती हैं, ठंडी हो जाती हैं और वो विषुवत रेखा की ओर आती हैं, ठीक है। एक ट्रिक यह है, आपको याद रखना है। अब यहाँ गौर करना, 3 महासागरों की धाराओं के बारे में हमें यहाँ जानना है। जैसे पहला है अटलांटिक महासागर की धाराएं, तो अटलांटिक महासागर में उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर दोनों धाराओं को हमें जानना है। इसके बाद प्रशांत महासागर की धाराएं हैं और फिर हिंद महासागर की धाराएं हैं। यही 3 धाराएं हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। तो कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडी है, सब हमें आपको यहाँ देखना है। जैसे विषुवत रेखा के पास तापमान ज्यादा होता है तो यहाँ जल धाराएं उत्पन्न होती हैं, तो यहाँ लिखा है दक्षिण विषुवतीय धारा। ब्राजील तट से टकराएगी तो ब्राजीलीय धारा। यहाँ पर जो है आगे पश्चिम वायु प्रवाह मिल जाती है, और जब यहाँ से नीचे से ऊपर की हो जाती है तो बेंगुलर धारा ठंडी हो जाती है, जिससे यहाँ मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तरी विषुवतीय धारा यहाँ पे पहुंचती गल्फ स्ट्रीम बन जाती है, और यही उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में नॉर्वे तक पहुंचती है, और यहाँ तक के सागर को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। उसी तरह से प्रशांत महासागर की अगर हम बात करें तो ओयासियो धारा ठंडी होती है, जबकि ओयासियो धारा क्या होती है, गर्म होती है। उसी तरह से अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया के पूरब में गर्म जलधाराएं चलती हैं और पश्चिम में ठंडी जलधाराएं चलती हैं, इस तरह से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंगुलास जलधारा है, और यहाँ पर जो है आपका दक्षिणी विषुवतीय जलधारा कहाँ बहती है, हिंद महासागर में। तो उसी तरह से यहाँ पर पेरू जलधारा ठंडी है, तो यहाँ पे अलास्का जलधारा ठंडी है, ये कैलिफोर्निया जलधारा ठंडी है, और अलास्का जलधारा क्या है, गर्म है। तो याद रखना जो जलधाराएं विषुवत रेखा से पोल की ओर जाएंगी वो सब क्या होंगी, गर्म जलधारा होगी, और जो पोल से विषुवत रेखा की ओर आएंगी वो सब क्या होंगी, ठंडी होंगी। मैंने बता दिया कैसे। आगे लिखा है महासागरीय धाराओं के प्रकार क्या होते हैं, तो लिखा है कि महासागरीय धाराओं को उनकी गहराई के आधार पर जो है ऊपरी और सतही जलधारा व गहरी जलधारा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊपरी जलधारा महासागरीय जल का 10% भाग सतही और ऊपरी जलधारा है। यह जलधाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित रहती हैं। दूसरा, गहरी जलधाराएं क्या होती है, महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधाराओं के रूप में होता है। यह धाराएं महासागरों में घनत्व और गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता के कारण बनती हैं, ठीक है। आगे लिखा है उच्च अक्षांश क्षेत्र में जहां तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है वहां गहरी जलधाराएं बहती हैं, क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की ओर बैठता है। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर पे 2 भागों में बांटा जा सकता है, गर्म और ठंडी जलधाराओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। लिखा है कि ठंडी धाराएं ठंडा जल गर्म जल में क्षेत्रों में लाती हैं। यह महासागरों के पश्चिमी तट पर चलती हैं। याद रखना जितनी भी ठंडी जलधाराएं हैं वो किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर चलेंगी। कैसे, आप यहाँ मैप पे देख सकते हैं। जैसे ये पश्चिमी तट है, जहाँ पे कौन सी जलधारा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरू या हम्बोल्ट जलधारा, ये पश्चिमी क्षेत्र पर है। यहाँ पे देखो उत्तरी अमेरिका तो इसके पश्चिम में कैलिफोर्निया है, यहाँ अफ्रीका तो इसके पश्चिम में कनारी है, यहाँ अफ्रीका तो इसके पश्चिम में बेंगुला है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया तो इसके पश्चिम में जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है। सब ठंडी जलधाराएं हैं, और जो गर्म जलधाराएं होती है वो किसी महाद्वीप के पूरब की ओर चलती हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं, सब पूरब की ओर चल रही हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है जो है आगे बताया गया है, ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न और मध्य अक्षांशों के क्षेत्रों में होता है, और उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी भाग में बहती हैं। आगे लिखा है गर्म जलधाराएं जो होती हैं ये गर्म जल को ठंडे जल से क्षेत्र में पहुंचाती हैं,
और प्रायः महाद्वीपों के पूर्वी भाग में बहती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और उत्तरी गोलार्ध और मध्य निम्न अक्षांशों के बीच में, और उत्तरी गोलार्ध में ये धाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग तटों पर चलती हैं। तो आप देख सकते हैं किसी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर जो है, यहाँ देख सकते हैं पश्चिमी तट पर यहाँ पर जो है क्या चलती है, ठंडी जलधाराएं चलती हैं, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं यहाँ गर्म जलधाराएं चलती हैं। उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आगे लिखा है प्रमुख महासागरीय धाराएं। तो प्रमुख महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? तो लिखा है प्रमुख महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनों और कोरियलिस बल प्रभाव से अत्यधिक प्रभावित होती है। महासागरीय जलधाराओं का प्रवाह वायुमंडलीय प्रवाह से मिलता जुलता है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में जो है महासागरों पर वायु प्रति चक्रवात के रूप में बहती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में यह जो है प्रवाह क्या होता है, तो उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होता है। महासागरीय धाराएं भी लगभग इसी के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में वायु प्रवाह मुक्त चक्रवात के रूप में होता है, और महासागरीय धाराएं भी इसी का अनुकरण करती हैं। याद रखना, इससे क्या होता है कि जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो जैसे जैसे वायु बहती है उसी अनुसार अपना जो है मार्ग तय कर लेती हैं। मानसून प्रधान क्षेत्रों में मानसून पवनों का प्रवाह जलधाराओं के प्रवाह को प्रभावित करता है। जो मानसूनी हवाएं चलती हैं हमारे यहाँ, वो भी जलधाराओं को क्या करती हैं, गतिमान कर देती हैं। निम्न अक्षांशों से बहने वाली गर्म जलधाराएं कोरियलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी तरफ क्या हो जाती हैं, अपनी बाईं तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दाईं तरफ क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। ये भी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। आगे लिखा है यहाँ कैसे मुड़ती हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं ये अपने गोलार्ध में अपनी बाईं ओर, ये देखिए, और ये अपनी दाईं ओर मुड़ जा रही हैं, ये देखिए, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पर दायां बायां बताया गया है। आगे लिखा है महासागरीय जलधाराएं भी वायुमंडलीय प्रवाह की भांति गर्म अक्षांशों से ऊष्मा को हस्तांतरित करते हैं। आर्कटिक और जो है अंटार्कटिक क्षेत्रों की ठंडी जलधाराएं उष्ण कटिबंधीय और विषुवतीय क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होती हैं, जबकि यहाँ की जो है गर्म जलधाराएं ध्रुवों की तरफ चलती है, जैसे मैंने आपको बताया है, और यहाँ आप चित्र के माध्यम से उसको देख भी सकते हैं। आगे लिखा है प्रशांत और अटलांटिक और हिंद महासागर में बहने वाली धाराओं की सूची बनाएं। प्रचलित पवन धाराओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, इसको यहाँ पर बताया गया है। तो याद रखना, तीन ही महासागर की जलधाराओं को पढ़ना होता है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में ही हमें जानना होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। आगे लिखा है महासागरीय धाराओं के प्रभाव क्या होते हैं। तो याद रखना, महासागरीय जलधाराओं के कारण ही किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी तरफ क्या पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि महासागरीय धाराएं जो है मानवीय क्रियाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं। विषुवतीय क्षेत्रों को छोड़कर इनके औसत तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, और साथ ही दैनिक और वार्षिक तापांतर भी कम होता है। यहाँ कोहरा छा जाता है, यद्यपि ये क्षेत्र प्रायः शुष्क होते हैं। मध्य और उच्च अक्षांशों के महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं चलती हैं। पहले हम आपको ये बता देते हैं, मैं आपके यहाँ मैप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था कि किसी भी महाद्वीप के जो पश्चिमी तरफ पर ठंडी जलधाराएं चल रही हैं, इसीलिए यहाँ पे मरुस्थल बना होता है। यहाँ विक्टोरिया मरुस्थल है, यहाँ पे कलाहारी मरुस्थल है, और यहाँ पर जो है आटाकामा मरुस्थल बना है। तो यहाँ पर जो है कोलोराडो मरुस्थल बना है, यहाँ पर सहारा मरुस्थल बना है। तो किसी महाद्वीप के पश्चिमी तरफ क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे ठंडी जलधाराएं चलती हैं, तो उसी के बारे में बताया गया। और किसी भी महाद्वीप के पूर्व की तरफ वर्षा ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गर्म जलधाराएं चलती हैं, तो वाष्पीकरण ज्यादा करती हैं, तो यहाँ पे वर्षा क्या करती हैं, ज्यादा करती है। तो इसी चीज को यहाँ पर विशेषताओं के रूप में आपको बताया गया है। तो लिखा है आके मध्य और उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के जो है पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं बहती हैं, जिसके कारण वहाँ एक अलग जो है अनूठी जलवायु पाई जाती है, मतलब अच्छी जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में जो है ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत कम गर्म और शीत ऋतु अपेक्षाकृत मृदु होती है, मतलब न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा ठंडी होती है। यहाँ वार्षिक तापांतर भी कम होता है। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों के समानांतर बहती हैं। इसी कारण यहाँ जलवायु गर्म और आर्द्र वर्षा कारक होती है। ये क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध के प्रति चक्रवातीय क्षेत्रों के पश्चिमी किनारों पर स्थित होता है, जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। याद रखना, जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां पर कोहरे का विकास हो जाता है, और वहीं पर ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जो है प्लैंकटन नामक
जो है पौधा होता है और उन्हीं पौधों को मछलियां खाती हैं, तभी वहाँ मछली उत्पादन ज़्यादा होता है। तो लिखा है बढ़ोतरी में सहायक होती है और मछलियों का प्रमुख भोजन होता है। संसार के प्रमुख जो मछली क्षेत्र हैं, मत्स्य क्षेत्र हैं, इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं। इसको पहले हम मैप के माध्यम से दोबारा बता देते हैं। याद रखना, जैसे आप पहले यहाँ बात करें हम, तो यहाँ गल्फ स्ट्रीम बहती है और यहाँ पर लेब्राडोर जलधारा बहती है, तो दोनों के मिलने से गर्म ठंडी यहाँ कोहरे का विकास होता है, तो यहाँ मछली उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर है कोयोसियो जलधारा, यहाँ ओयोसियो जलधारा, दो आपस में मिलती हैं तो जापान के पास मछली उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे है ब्राज़ील जलधारा, यहाँ फॉकलैंड जलधारा के मिलने से यहाँ मछली उत्पादन ज़्यादा होता है। तो जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहीं प्लैंक्टन नामक पौधा होता है जो मछलियाँ खाती हैं और इसीलिए वहाँ पर मछली उत्पादन ज़्यादा होता है। पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है, महासागरीय जल की ऊपर और नीचे गति किससे संबंधित है? जो ऊपर और नीचे जो गति होती है वो किससे संबंधित है? तो वह आपका ज्वार से संबंधित है। आगे लिखा है बृहद ज्वार आने का क्या कारण है? तो बृहद ज्वार कब आता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लिखा है, याद रखना, जब जो है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तभी क्या आता है? बृहद ज्वार आता है। पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो पृथ्वी और चंद्रमा की जो न्यूनतम दूरी कब होती है उसे हम उपभू कहते हैं। आगे लिखा है पृथ्वी अब जो है उपसौर की स्थिति कब होती है? तो उपसौर की स्थिति कब होती है? तो ये होती है 3 जनवरी को होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने बता दिया है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा तो उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको अच्छे से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।